कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही होनहार बच्चे से कहा जाए, अरे तुम कितने स्मार्ट हो। मतलब पहली नजर में तो ये बहुत ही प्यारा और उत्साह बढ़ाने वाला कॉम्प्लीमेंट लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब नॉर्मली यही कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मनोविज्ञान ये साबित कर दे कि किसी को स्मार्ट कहना असल में उसके दिमाग में एक ऐसा वायरस डालना है जो उसकी पूरी क्षमता को अंदर ही अंदर तबाह कर देगा। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बहुत ही ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है ये। बिल्कुल, मतलब हम सभी अपने स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को तो लगातार अपडेट करते रहते हैं। नया नोटिफिकेशन आता है और हम तुरंत डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं ताकि फोन धीमा ना पड़े। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हमारे खुद के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही आउटडेटेड हो चुका है। एग्जैक्टली, और इसे अपडेट करने की बहुत जरूरत है। तो आज हम डॉक्टर कैरल एस ड्वेक की रिसर्च और उनकी किताब माइंडसेट के विचारों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन है समाज के बनाए इस टैलेंट मैट्रिक्स के धोखे को पूरी तरह से डिकोड करना। और मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो चर्चा हम कर रहे हैं ये केवल कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, मतलब ये सिर्फ प्रेरणा देने के लिए नहीं है, ये हार्ड साइंस और न्यूरोलॉजी पर आधारित है। हाँ, विज्ञान है ये पूरा। बिल्कुल, इस पूरी चर्चा का आधार ही यही है कि इंसान का दिमाग कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है। समाज ने हमें बचपन से एक बहुत ही कन्विंसिंग कहानी बेची है कि सफलता का सीधा संबंध किसी रहस्यमयी इनबिल्ट क्षमता से होता है, पैदाइशी टैलेंट जिसे कहते हैं। राइट। और इसी कहानी ने हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बांट दिया है। तो पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड मतलब जो बदल नहीं सकता। एग्जैक्टली। ये वो सॉफ्टवेयर है जहां इंसान ये मानकर चलता है कि उसकी बुद्धिमत्ता, उसका टैलेंट और उसका व्यक्तित्व बस एक पत्र की लकीर है। मतलब जो मिला है बस वही है, उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। ओहो, और अगर कोई इंसान ये मान ले कि उसकी क्षमताएं लॉक हो चुकी हैं, तो उसका पूरा जीवन सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमने लगता है, खुद को साबित करना। सही बात है, क्योंकि अगर क्षमताएं बढ़ाई नहीं जा सकती तो फिर सबसे बड़ा डर क्या होगा? सबसे बड़ा डर होगा दुनिया के सामने बेवकूफ दिखना। हाँ, और इसका मनोवैज्ञानिक कारण बहुत सीधा सा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति की पूरी पहचान उसके टैलेंटेड या स्मार्ट होने पर टिकी होती है। राइट। अगर वो कोई नया काम ट्राई करे और उसमें असफल हो जाए तो उसके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल हार नहीं होती। उसके लिए इसका मतलब होता है कि वो हमेशा के लिए एक लूजर है। बाप रे। वो इसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बिल्कुल, इसी डर से उनका जो अहंकार है, उनका ईगो, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करने लगता है। वो हमेशा सेफ खेलते हैं। मतलब वो कोई रिस्क ही नहीं लेते, बस ऐसी रिस्क लेते हैं जहां उनकी जीत 100% पक्की हो, ताकि उनकी वो जो परफेक्ट वाली इमेज है ना, वो कभी ना टूटे। वाओ। इसके उलट जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्रोथ माइंडसेट, वो चीजों को बिल्कुल अलग नजरिए से प्रोसेस करता है। मैंने पढ़ा है कि इस माइंडसेट वाले इंसान को आज की शर्मिंदगी झेलने से कोई परहेज नहीं होता। हाँ, उन्हें बेवकूफ दिखने से डर नहीं लगता। बिल्कुल, अगर कोई काम करते हुए वो आज अनाड़ी भी दिखें तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका विजन ये होता है कि इस काम को लगातार करते हुए और अपनी रणनीतियां बदलते हुए कुछ सालों में वो अनटचेबल बन जाएंगे। सही बात है। पर एक मिनट, यहाँ ना एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है जो कोई भी पूछेगा। बताइए। अगर टैलेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है तो फिर मोजार्ट को क्या? मतलब दुनिया तो उन्हें पैदाइशी जीनियस मानती है, जिन्होंने बचपन में ही इतने बड़े मास्टरपीस रच दिए थे। क्या ये कहना सही होगा कि टैलेंट शायद मैराथन की सिर्फ एक स्टार्टिंग लाइन है, पूरी रेस नहीं? ये बहुत ही क्लासिक सवाल है, और मोजार्ट का उदाहरण ही दरअसल इसमें तक की सबसे बड़ी सच्चाई खुलता है। अच्छा, कैसे? जब लोग उनके मास्टरपीस सुनते हैं तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं और कहते हैं वाह क्या पैदाइशी जीनियस है, लेकिन वो उस अदृश्य संघर्ष को नहीं देखते जो उस म्यूजिक के पीछे छिपा है, जो मेहनत उन्होंने की। बिल्कुल। ऐतिहासिक डेटा साफ बताता है कि मोजार्ट ने अपना पहला ओरिजिनल और मास्टर लेवल का संगीत रचने से पहले 10 साल तक बेहद क्रूर और थका देने वाली प्रैक्टिस की थी। 10 साल? वाओ। हाँ, ये जो जीनियस शब्द है ना, ये दरअसल समाज द्वारा पहनाया गया एक नकाब है ताकि उस दर्द और मेहनत को छुपाया जा सके। ये नजरिया तो बहुत दिलचस्प है। मतलब समाज इस जीनियस वाले नकाब का इस्तेमाल
उन लोगों के हजारों घंटों के दर्द को, उनके पसीने को छिपाने के लिए करता है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि मोजार्ट की सफलता भी उनकी अथाह मेहनत का नतीजा थी, तो फिर हमारे पास सोफे पर बैठकर कुछ न करने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा ना। बिल्कुल सही पकड़े आप। और यहीं से विज्ञान की एंट्री होती है। हाँ, न्यूरोलॉजी वाली बात जो आपने कही थी। हाँ, अगर हम मान लें कि टैलेंट कोई जादुई चीज नहीं है, तो बायोलॉजिकल स्तर पर इंसान खुद को अपग्रेड कैसे करता है? इसका सीधा जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि विज्ञान का एक स्थापित तथ्य है। जब भी कोई इंसान कुछ नया सीखता है, कोई मुश्किल काम करता है या संघर्ष करता है, तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स नए फिजिकल कनेक्शंस बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं। उन न्यूरॉन्स के ऊपर मौजूद माइलिन शीट नाम की जो परत होती है, हाँ। वो और मोटी हो जाती है। ओके। जिससे सिग्नल्स ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं। ओहो, इससे अगर आसान शब्दों में समझें, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। जब हम भारी वजन उठाते हैं तो शुरुआत में मांसपेशियां टूटती हैं, बहुत दर्द होता है, लेकिन जब वो रिकवर होती हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर जुड़ती हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। यानी जो मानसिक संघर्ष है या कोई मुश्किल सवाल हल करते वक्त जो उलझन महसूस होती है, वो असल में हमारे दिमाग के हार्डवेयर का अपग्रेड प्रोसेस चल रहा होता है। एग्जैक्टली। और इसी अपग्रेड प्रोसेस की समझ हार या फेलियर की परिभाषा को पूरी तरह बदल देती है। कैसे? फेलियर को लेकर नजरिया कैसे बदलता है? देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट के लिए फेलियर एक पहचान है। वो तुरंत कह देते हैं मैं फेलियर हूं। हाँ, ठप्पा लगा लेते हैं खुद पर। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लिए फेलियर सिर्फ एक डेटा है, एक सूचना है जो बता रही है कि ये विशेष रणनीति काम नहीं आई, अब मुझे कोई और तरीका आजमाना होगा। सिर्फ डेटा। हाँ, और इस बदलाव के लिए डॉक्टर ड्वेक ने एक बहुत ही साधारण लेकिन असरदार हैक बताया है, अभी तक, या अंग्रेजी में कहें तो येट का इस्तेमाल। मतलब कैसे इस्तेमाल करना है इसे? जब भी दिमाग कहे कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, तो उसके आगे बस अभी तक लगा देना चाहिए। वाओ, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं अभी तक। हाँ, ये एक छोटा सा शब्द नर्वस सिस्टम में जा रहे निराशा के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है और दिमाग को एक इनफाइनाइट प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप में डाल देता है। ये तो बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ मुझे ना हार को सिर्फ डेटा मानने वाले विचार पर थोड़ी उलझन हो रही है। अच्छा, कैसी उलझन? मतलब एक लैब साइंटिस्ट के लिए किसी केमिकल का ब्लास्ट होना सिर्फ एक प्रयोग का हिस्सा हो सकता है। वो बस अपने नोट्स बनाएगा और आगे बढ़ जाएगा। पर आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता ना। अगर किसी का स्टार्टअप फेल हो जाए या कोई बड़ा प्रोजेक्ट डूब जाए तो रोना आना, गुस्सा आना या डिप्रेशन महसूस होना बहुत इंसानी बात है। हम इंसान हैं, रोबोट तो नहीं। तो फिर इन भावनाओं को डेटा से कैसे अलग किया जाए? ये उलझन एकदम जायज है और डॉक्टर ड्वेक की रिसर्च इसे भी एड्रेस करती है। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान कोई मशीन बन जाता है जिसे दुख नहीं होता। जब उन्हें हार मिलती है तो वे भी निराश होते हैं, उन्हें भी उतना ही दर्द होता है। तो फिर फर्क कहाँ है? दोनों माइंडसेट्स के बीच का असली अंतर इस बात में है कि वे उस दर्द को प्रोसेस कैसे करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले उस दर्द को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं और उस डिप्रेशन में लकवा जैसी स्थिति में आ जाते हैं। मतलब वे आगे कोई कदम ही नहीं उठा पाते, स्टक हो जाते हैं पूरी तरह से। बिल्कुल। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले दर्द को महसूस करते हैं, रोते भी हैं, लेकिन फिर उस भावना को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में शिफ्ट कर देते हैं। वो खुद से क्या कहते हैं उस वक्त? वे खुद से पूछते हैं, मैं उदास हूं, बहुत उदास हूं, लेकिन इस स्थिति से बाहर आने के लिए आज मैं कौन सा एक छोटा सा नया कदम उठा सकता हूं। वे दर्द को रोकते नहीं हैं, बस उसकी दिशा बदल देते हैं। वाओ, तो दर्द एक तरह से उनके लिए गाड़ी के ईंधन का काम करता है, ब्रेक का नहीं। बिल्कुल सही। चलिए अब उस चौंकाने वाले पॉइंट पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, वो तारीफ वाले वायरस की बात। एग्जैक्टली। अगर संघर्ष और फेलियर ही दिमाग को मजबूत बनाते हैं, तो समाज में जो तारीफ करने का तरीका है वो इतना विनाशकारी क्यों है? मतलब तुम बहुत स्मार्ट हो कहना किसी वायरस की तरह कैसे काम करता है? क्योंकि जब हम किसी से कहते हैं कि तुम कितने स्मार्ट हो, तो अनजाने में हम उसे ये मैसेज दे रहे होते हैं कि उसकी असली कीमत उसकी इस जन्मजात स्मार्टनेस में ही है। और ये उसकी पहचान बन जाती है। राइट। अब सोचिए, अगली बार जब उस व्यक्ति के सामने कोई ऐसा काम आएगा जो बहुत मुश्किल है और जिसमें उसके फेल होने के चांस हैं, तो वो क्या करेगा? वो शायद उस काम को करने से ही बचेगा। बिल्कुल, वो बचेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर वो संघर्ष करते हुए दिखा
या फेल हो गया तो लोग जो उसे स्मार्ट मानते हैं वो लेबल उसे छिन जाएगा। ओहो, मतलब अपनी उस झूठी छवि को बचाने के चक्कर में वो नई चुनौतियां लेना ही बंद कर देता है। हाँ, बुद्धिमत्ता की ये जो सीधी तारीफ है ये इंसान को अंदर से डरपोक बना देती है। ये तो यार बहुत ही क्रूर सच है। हम अक्सर बच्चों को या ऑफिस में अपने कॉलीग्स को मोटिवेट करने के लिए यही सब कहते हैं कि गुड जॉब, तुम बहुत होशियार हो, जो कि असल में नुकसान कर रहा है। तो फिर सही तरीका क्या है? तारीफ को किस तरह से फ्रेम किया जाना चाहिए ताकि वो दिमाग में फिक्स्ड माइंडसेट का वायरस ना बने? इसका सिंपल रूल है, तारीफ हमेशा इंसान के प्रोसेस की होनी चाहिए। प्रोसेस की मतलब नतीजों की नहीं। हाँ, उसकी मेहनत की, उसकी रणनीति की या उसके फोकस की तारीफ। उदाहरण के लिए ये कहने के बजाय कि तुम तो जीनियस हो, ये कहिए कि तुमने इस मुश्किल प्रोजेक्ट पर लगातार 4 दिन तक फोकस किया और जब पहली रणनीति काम नहीं आई तो तुमने नया तरीका खोजा। ये बहुत शानदार था। वाह, इससे तो पूरा नैरेटिव ही बदल गया। बिल्कुल, जब प्रोसेस की तारीफ होती है तो दिमाग को एक स्पष्ट सिग्नल मिलता है कि मेहनत और रणनीति ही असली करेंसी है। जिससे वो अगली बार हारने से नहीं डरेंगे। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हारने पर भी उनकी मेहनत की कद्र की जाएगी। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसमें भी एक जाल है जिसे झूठा ग्रोथ माइंडसेट या फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट कहा गया है। हाँ, ये आज के समय में बहुत आम हो गया है। मतलब आज के समय में बहुत से लोग टॉक्सिक पॉजिटिविटी का शिकार है ना। वो बस खुद को ओपन माइंडेड कहते हैं और सोचते हैं कि बस किसी भी तरह की अंधी मेहनत करते रहना और अच्छी बातें बोलना ही ग्रोथ माइंडसेट है। ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई इंसान किसी काम में बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन नतीजे बिल्कुल नहीं आ रहे और हम सिर्फ उसकी मेहनत की तारीफ करते रहें तो ये गलत है। हाँ, क्योंकि रणनीति तो फेल हो रही है। एग्जैक्टली। अगर रणनीति गलत है तो सिर्फ अंधी मेहनत करते रहने से कुछ नहीं होगा। असली ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये स्वीकार करना है कि हाँ, मेहनत अच्छी थी लेकिन तरीका गलत था, इसलिए हमें रुककर कोई नई रणनीति बनानी होगी। बिना फीडबैक के की गई अंधी मेहनत तो इंसान को बस एक ही जगह गोल गोल घुमाती रहेगी। बिल्कुल। और ये जो फिक्स्ड माइंडसेट का वायरस है ये सिर्फ स्कूलों या बच्चों तक सीमित नहीं है। मतलब ये हमारे करियर, बोर्ड रूम्स और यहाँ तक कि हमारे बेडरूम्स तक को अंदर से खोखला कर रहा है। हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अगर कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें तो इसे CEO डिजीज का नाम दिया गया है। हमने कई ऐसी बड़ी कंपनियों के उदाहरण देखे हैं जो रातों रात तबाह हो गईं क्योंकि उनके टॉप मैनेजमेंट में ये बीमारी थी। CEO डिजीज इसका सबसे सटीक और भयानक उदाहरण है। ये कैसे काम करता है कंपनियों में? जब कोई लीडर या बॉस फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार होता है तो उसे लगता है कि वो परफेक्ट है और उसे सब कुछ आता है और वो किसी की नहीं सुनता। हाँ, अपनी इस परफेक्शन की इमेज को बनाए रखने के लिए वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ यस मैन यानी हाँ में हाँ मिलाने वालों की एक फौज खड़ी कर लेता है। ताकि कोई उसे चैलेंज ना कर सके। बिल्कुल। मीटिंग्स में कोई भी उसकी गलतियों पर सवाल नहीं उठा सकता। ये जो ग्रुप थिंक है ना, ये एक ऐसा माहौल बना देता है जहां कंपनी की असली और बड़ी समस्याएं छुप जाती हैं। क्योंकि कोई भी सच बोलकर बॉस के ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। और फिर एक दिन कंपनी डूब जाती है। बाप रे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही ईगो हमारे निजी रिश्तों में भी काम करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर ये मानते हैं कि अगर कोई रिश्ता सच्चा प्यार है तो उसे एकदम जादुई रूप से परफेक्ट होना चाहिए। वो फेरी टेल वाले प्यार में यकीन करते हैं। हाँ, उनकी उम्मीद होती है कि उनका पार्टनर बिना कुछ बोले उनका दिमाग पढ़ लेगा और जैसे ही रिश्ते में कोई बहस होती है या कोई असुविधाजनक स्थिति पैदा होती है वे तुरंत हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। क्योंकि रिश्ते में आने वाली हर दरार को, हर छोटी लड़ाई को वे एक स्थायी खराबी मानते हैं। रिश्ते में मेहनत करना, अपने ईगो को साइड रखकर बातचीत करना, ये सब उनके फिक्स्ड माइंडसेट को सूट ही नहीं करता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले इसे अलग तरह से देखते हैं। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि कोई भी रिश्ता जन्म से परफेक्ट नहीं होता। एक गहरा और मजबूत रिश्ता दोनों पार्टनर्स के लगातार एवोल्यूशन, असुविधाजनक बातचीत और समझौते से ही बनता है। और ब्रेकअप के बाद तो इन दोनों माइंडसेट्स का अंतर और भी साफ दिखाई देता है ना। बिल्कुल, बहुत बड़ा अंतर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले का अहंकार इतना आहत होता है कि उसका पूरा फोकस सिर्फ बदले पर यानी रिवेंज पर शिफ्ट हो जाता है। वो खुद को विक्टिम मान लेते हैं। हाँ, वो हर हाल में सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता है
ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ब्रेकअप के भारी दर्द के बावजूद उस दर्द के बीच ये समझने की कोशिश करता है कि इस रिश्ते के टूटने से मैंने अपने बारे में और अपनी कमियों के बारे में क्या सीखा। ये जो अंडरस्टैंडिंग है यही उन्हें आगे बढ़ाती है। असल में रिश्तों और समाज में ये फिक्स्ड नजरिया इंसान को लेबल्स की एक अदृश्य जेल में कैद कर देता है। लेबल्स जैसे मैं मैथ में वीक हूँ। हाँ, मैं मैथ में वीक हूँ, या मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मैं बहुत शर्मीला हूँ। ये ऐसे लेबल्स हैं जो इंसान खुद अपने ऊपर लगा लेता है और फिर उसी जेल में रहता है। शर्मीलेपन का ही उदाहरण ले अगर, तो मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि शर्मीलेपन का असली कारण लोगों द्वारा जज किए जाने का गहरा डर होता है। बिल्कुल, शर्मीले व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि अगर वो बाहर गया तो लोग उसकी कमियों को तुरंत पकड़ लेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट का डर। वे खाली नहीं बैठे हैं, बल्कि वे खुद अपनी असुरक्षाओं और लेबल्स के उलझनों में फंसे हुए हैं। वाह। और यही फिक्स्ड माइंडसेट दूसरों की सफलता को लेकर भी एक खौफ पैदा करता है। जलन और खौफ दोनों। हाँ, अगर किसी कलीग का प्रमोशन हो जाए तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले को लगता है कि ये सफल हो गया, इसका मतलब है कि मैं हार गया। वो हर चीज को जीरो सम गेम मानते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट दूसरों की सफलता को एक डेटा और ब्लूप्रिंट की तरह देखता है। वो सोचता है इसने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जो मैं सीख सकता हूँ। बिल्कुल, दूसरों पर इल्जाम लगाना या परिस्थितियों को कोसना ये साफ दिखाता है कि इंसान का खुद पर से कंट्रोल खत्म हो गया है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान ये पहचानना चाहे कि उसके अंदर ये फिक्स्ड माइंडसेट कब हावी हो रहा है, तो उसका व्यवहारिक तरीका क्या है? मतलब डेली लाइफ में इसे कैसे पकड़ें? इसके लिए डॉक्टर ड्वाइक ने एक बहुत ही एडवांस्ड और कारगर मनोवैज्ञानिक हैक बताया है। वो क्या है? अपने फिक्स माइंडसेट को एक नाम देना, एक पर्सोना देना। नाम देना कैसे? मान लीजिए आपने अपने उस डरे हुए हिस्से को डरपोक या अहंकारी नाम दे दिया। अब जब भी आपके सामने कोई मुश्किल चुनौती आए और आपके दिमाग में ये आवाज गूंजे कि इसे छोड़ देते हैं, इसमें बेइज्जती हो सकती है, तो तुरंत एक पल के लिए रुकिए और फिर पहचानिए कि ये आपकी असली आवाज नहीं है, बल्कि आपका वो डरपोक बोल रहा है। ओहो, मतलब अपने ही विचारों से एक दूरी बनाना, कॉग्निटिव डिस्टेंस क्रिएट करना। बिल्कुल, जब आप उस डर को अपने से अलग एक दूसरे किरदार की तरह देखते हैं तो आप उससे बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे पता है तुम मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन अभी मैं ये रिस्क लेने वाला हूँ, तुम शांत रहो। वाओ, ये तकनीक तो जिंदगी का कंट्रोल वापस हमारे हाथ में दे देती है। हाँ, ये खुद के दिमाग के सॉफ्टवेयर को हैक करने जैसा ही है। सबसे बड़ा हथियार है वो है मेहनत, यानी एफर्ट। सबसे बड़ा हथियार। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मेहनत से बहुत चिढ़ते हैं। उनका सीधा सा लॉजिक होता है कि अगर मैं इतना ही टैलेंटेड हूँ तो मुझे इतना पसीना बहाने की क्या जरूरत। मेहनत तो वो करते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में मेहनत वो आग है जो एक साधारण लोहे को पिघलाकर एक धारदार तलवार में बदल देती है। माइकल जॉर्डन का केस इसका क्लासिक उदाहरण है ना? बिल्कुल, माइकल जॉर्डन का केस बहुत इंस्पायरिंग है। जब उन्हें उनके हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, तो अगर वे सिर्फ अपने टैलेंट के भरोसे बैठते तो वे कभी खेल के भगवान नहीं बन पाते। हाँ, उनकी वह सफलता असल में उनके ईगो के प्रबंधन का नतीजा थी। ईगो का प्रबंधन? हाँ, उन्होंने अपने अहंकार को अपनी परफॉर्मेंस से अलग कर लिया था। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कैसे काम करता है ये? देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस फेल हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो बिजनेस मॉडल फेल हुआ है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप एक इंसान के रूप में फेल हो गए। परफॉर्मेंस अलग, इंसान अलग। एग्जैक्टली। ईगो को नतीजों से अलग रखने पर ही इंसान बिना डरे बड़े रिस्क ले पाता है। लेकिन आज के सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के दौर में ये समझना और भी मुश्किल हो गया है। हाँ, क्योंकि वहाँ सब कुछ परफेक्ट दिखता है। आज हमें एफर्टलेस सफलता की एक झूठी दुनिया दिखाई जाती है। ऐसा लगता है जैसे लोग सुबह सोकर उठे और करोड़पति बन गए बिना कोई पसीना बहाए। ये बिना मेहनत की जीत का दिखावा आज के समय का सबसे बड़ा स्कैम है। बिल्कुल। हकीकत तो ये है कि असली जीत हमेशा खून पसीने, गंदे संघर्ष और कई बार फेल होने के बाद ही आती है। और बिना फीडबैक लूप के तो ग्रोथ माइंडसेट भी अंधा ही है ना। 100%। लगातार दुनिया से डेटा लेना और अपनी रणनीति बदलना ही विकास का इकलौता रास्ता है। और इसी संदर्भ में एक और बहुत बड़ा मिथक टूटता है, खुद को ढूंढने का पाखंड, जिसे हम अक्सर सुनते हैं, फाइंडिंग योरसेल्फ।
हाँ, लोग कहते हैं मैं खुद की तलाश में हूँ। जैसे उनकी कोई तैयार पहचान किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी गुफा में रखी है जिसे बस ढूंढ कर लाना है। हाँ हाँ, सही कहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि इंसान की पहचान कहीं छुपी नहीं है। आप खुद अपने सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्ट हैं। आपको अपनी पहचान क्रिएट करनी है, ढूंढनी नहीं है। ये बहुत पावरफुल विचार है। और न्यूरोलॉजी ने ये साबित कर दिया है कि बुढ़ापे तक हमारे दिमाग की क्षमता और जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो असीमित रूप से बढ़ सकते हैं। इस पूरी चर्चा में एक विचार जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो ये है कि परफेक्ट दिखने का नकाब पहने रखना हमारे दिमाग की लगभग 80% ऊर्जा खा जाता है। बिल्कुल, हम हर वक्त इसी डर में जीते हैं कि कहीं कोई हमारी कमी ना देख ले। हाँ, समाज पर मानसिक दबदबा बनाने का असली और सबसे शक्तिशाली तरीका ये दिखाना है कि आप असुरक्षित यानी वल्नरेबल होने से नहीं डरते। अपनी कमियों के साथ मजबूती से खड़े होने की हिम्मत दिखाना ही असली ताकत है। सही बात है। जब एक व्यक्ति खुलेआम कहता है हाँ मुझे ये नहीं आता पर मैं इसे सीख लूंगा, तो फिर समाज का कोई भी डर उसे रोक नहीं सकता। एग्जैक्टली। और इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो यही है कि हमारा दिमाग कोई ठोस पत्थर नहीं है जिस पर एक बार कुछ लिख दिया गया तो मिटेगा नहीं। ये एक गीली मिट्टी की तरह। न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान और मेहनत रूपी हथियार से इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। वाओ! समाज आपको हमेशा स्मार्ट, एवरेज या लूजर जैसी लेबल्स में बांधना चाहेगा, लेकिन जब आप इन लेबल्स और इस टैलेंट मैट्रिक्स को जलाकर राख कर देते हैं तब आप अपनी असीमित संभावनाओं के खुद अनटचेबल कमांडर बन जाते हैं। पर ये एक दिन का काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन उठकर अपने दिमाग की लगाम को जानबूझकर ग्रोथ की दिशा में खींचना पड़ता है। तो ये बात साफ हो गई कि हमारा दिमाग एक ऐसी मिट्टी है जिसे हमें खुद रोज आकार देना है। आज हमने इन स्रोतों के आधार पर ये डिकोड कर लिया है कि किसी को केवल स्मार्ट कहना या सिर्फ उसके फाइनल नतीजों से उसे आंकना कैसे उसके दिमाग को एक फिक्स्ड माइंडसेट के पिंजरे का गुलाम बना देता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा टेकअवे है आज का। हाँ, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी सुनने वालों को एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर विज्ञान ये साबित करता है कि सिर्फ नतीजों पर फोकस करना और संघर्ष को नजरअंदाज करना दिमाग के लिए हानिकारक है, तो जरा सोचिए हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। बहुत बड़ा सवाल है ये। रैंकिंग दी जाती है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल मार्क्स पर केंद्रित है, जो इस बात को कोई भाव नहीं देती कि उस बच्चे ने कितनी रातें जागकर संघर्ष किया, कितनी बार उसने अपनी रणनीति बदली। राइट। क्या ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ही जानबूझकर एक ऐसी फैक्ट्री के रूप में डिजाइन किया गया है जिसका इकलौता मकसद एक आज्ञाकारी और फिक्स्ड माइंडसेट वाली पीढ़ी तैयार करना है? क्या हमारे स्कूल ही इस टैलेंट मैट्रिक्स के असली जन्मदाता हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।